Hi everyone, welcome back to my channel and today we are starting chapter 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो चैप्टर 2 नाम जो है चैप्टर 2 का वो है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट दिए हुए हैं हम उनकी बात आज करने वाले हैं। सो फंडामेंटल राइट जिसका नाम है आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, गिवन है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट गिवन है इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट ये कहाँ से आता है, ठीक है, और ये क्या है, थोड़ी बहुत बात हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट की। सो फंडामेंटल राइट का इम्पोर्टेंस देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर केस 1982 क्या हुआ था कि एशियन गेम होने थे इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बोला कि हाईवे एंड रोड वगैरह बनाना है। ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे तो उन्होंने लेबर को, बहुत बड़े पॉपुलेशन में लेबर को हायर किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एंड रोड्स। तो मिनिमम वेजेस एक राइट है, ठीक है, जो कि हर लेबर को कम से कम वो दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब लेबर को हायर किया गया, उनका काम वगैरह हो गया, जितने भी हाईवे और रोड से वो सब बना दिए गए, तो उनका जो वेज था वो उन्हें काफी कम दिया गया, बहुत कम दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उनका राइट वायलेशन हुआ। ठीक है, राइट का वायलेशन हुआ, फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहां पे फिर ये सुनवाई हुई। तो ये केस है, शो करता है कि राइट्स की क्या इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिलेगा तो वो अपने लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, ठीक है, अपनी रोजी रोटी वो कैसे कमाएंगे। सो सेकंड केस जो है वो है मछल लालूम केस। ठीक है, 1967 से 1966 तक की केस चला। इसमें क्या है कि असम का एक मैन है, ये पाया गया था कि बहुत सारे मर्डर किए हैं इस आदमी ने, तो उसे जो है इस पे केस किया गया। ठीक है, तो जब इस पे सुनवाई हो रही थी तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका जो माइंड है, ठीक है, मतलब दिमागी हालत इसकी सही नहीं है। तो ये 77 साल तक ही इसमें, मतलब 2005 में फाइनली सुनवाई हुई, तब तक ये 77 साल का हो गया था। ठीक है, और जब सुनवाई हुई तो ये पाया गया कि वो गिल्टी है ही नहीं। ठीक है, उसने कोई मर्डर वगैरह किया ही नहीं है। ठीक है, सो इससे पता लगता है कि राइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। सो फंडामेंटल राइट्स देखिए, सबसे पहले हेडिंग है बिल्स ऑफ राइट। बिल्स ऑफ राइट क्या है, जहाँ पे सारे राइट गिवन है। ठीक है, जहाँ पे सारे राइट लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ राइट। तो बिल्स ऑफ राइट जो है वो इंस्पायर्ड है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बिल्स ऑफ राइट है, जहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट गिवन है इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे बिल्स ऑफ राइट किसे कहते हैं, जहाँ की सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उसे हम बिल्स ऑफ राइट कहते हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे एक 1928 में, उन्होंने मतलब एक आइडिया सजेस्ट किया था कि भाई फंडामेंटल राइट होने चाहिए इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज़ादी से बहुत पहले ही मोतीलाल नेहरू ने लोगों के फंडामेंटल राइट की बात कर दी थी। तो भाई इसे तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट गिवन है। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 14 है। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। सो आर्टिकल 14 to 18 बात किया गया राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, सब लोग समान। ठीक है, कोई भी ऊंचा नीचा, कोई कुछ नहीं, कोई अमीर कोई गरीब, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, सब लोग इक्वल हैं, सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने और गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहला जो राइट है हमारा आर्टिकल 14। सो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो आर्टिकल 15 में ये बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन के बेस पे, किसी भी रेस
किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी जन्म के स्थान के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लोगों में, ठीक है। रेस मतलब हो गया मतलब काले गोरे में भेदभाव आप नहीं कर सकते, रीजन में भेदभाव नहीं हो सकता, कास्ट के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते, ये बैन है फुल तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 14, 15, 16 में है राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मतलब कोटा वगैरह होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी, ठीक है। सो नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एंशिएंट टाइम में क्या किया जाता था कि अनटचेबल्स मतलब छोटे छोटे कास्ट जो मतलब SC में आते हैं लोग, ठीक है, SC में, उनसे बहुत दूरी बनाए रखते थे। तो इस चीज को अबॉलिशन किया गया। आप देखते थे मतलब उनका छुआ हुआ मतलब पानी भी अगर हो तो उसे नहीं घर के अंदर रखा जाता था या फिर उसे पिया जाता था, बहुत बुरी बात थी सोसाइटी के लिए। तो इसे अबॉलिश किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं लोगों के एस्पायरेशन और गोल्स को जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शो हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स नेक्स्ट जो है हमारा और लास्ट जो है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फॉर एग्जांपल टाइटल लाइक राय बहादुर, तेज बहादुर, ठीक है, राय बहादुर, जितनी बड़ी बड़ी टाइटल्स हैं तो इनको बैन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है हमारा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19। सो 19 से स्टार्ट होता है ये 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, जो कि प्रोटेक्शन करता है हमारे 6 राइट से। अब वो 6 राइट क्या क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस, कुछ भी बोलने का इन द सेंस मतलब आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को मतलब प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, जो लोगों को बुरा लगे। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कहीं भी फ्रीली स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड, असेंबली, कहीं भी आप असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन को आप फॉर्म कर सकते हैं। मूवमेंट, कहीं भी आप पूरी टेरिटरी, होल टेरिटरी आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। रेसिडेंस, कहीं भी आप रह सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। सेकंड है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, मतलब ये किसी अपराध, कोई अपराधी है, ठीक है, तो उसके दोष सिद्धि के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू फ्रीडम। ओके, सो नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, सबके पास शिक्षा का अधिकार है, एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अरेस्ट कर लिया जाता है किसी को, नहीं, ठीक है, किसी भी डिटेन कर लिया जाता है तो उसके प्रोविजन कुछ दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सर्टेन केस, फॉर सर्टेन केस, नॉट ऑल, ठीक है। सो ये राइट है। तो आई होप आप लोगों को राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे बात की है राइट टू इक्वालिटी की, जिसमें कि 5 राइट दिए हुए हैं और इसमें भी 5 राइट दिए हुए हैं। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोबारा से रिवाइज अगर मैं करा दूँ तो अगर मान लीजिए कोई एक मतलब नीचे है तो उसे भी मतलब एक कोटा देके उसे इक्वल लाने की कोशिश करेंगे इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे रिजर्वेशन का प्रावधान है हमारे इंडिया में, सो वो यहीं से है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप लोग देखते होंगे कि रिजर्वेशन अगर है तो आप लोग, बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई रिजर्वेशन है तो ऐसे तो मतलब इनइक्वालिटी हो रहा है, ठीक है, उन लोग इनजस्टिस हो रहा है, तो ये इनजस्टिस नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सबको इक्वल लाना है, सबको समान लाना है। तो अगर समान लाना है तो जो लोग ऊपर पहले ही हाई लेवल पे हैं उनके बराबर छोटे लोगों को जो कि उनसे नीचे हैं उनको लाने के लिए थोड़ा रिजर्वेशन देके उन्हें इक्वल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल से हमने देख लिया राइट टू इक्वालिटी में। फिर हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि अगेन 5 राइट दिए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंसी एंड प्रोफेशन।
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 में दिया राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी है हमारी, राइट। इसमें काफी सारे प्रोविजंस दिए हुए राइट टू लाइफ, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये है हमारे दो राइट। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में दिया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। किसी की भी ट्रैफिकिंग बैन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, और फोर्स लेबर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग बैन है, फोर्स लेबर भी बैन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ है। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी हजार्डस जॉब। जैसे मान लीजिए किसी भी केमिकल फैक्ट्री में या फिर किसी भी हजार्डस जहाँ पे एक्टिविटी होती है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे या फिर किसी भी फैक्ट्री में जो है चिल्ड्रन का जो जॉब है, ठीक है, जो चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, तो वो फुल तरीके से बैन है इनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा दिया हुआ है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 के तहत ये बैन है फुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे इंडिया में कोई भी रिलीजन कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, ठीक है। उस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करोगे, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर सिख, ठीक है। काफी सारे कास्ट है इंडिया में, सॉरी रिलीजन है इंडिया में। सो इसके अंडर आता है फ्रीडम ऑफ कंसर्न, फ्रीडम फ्री प्रोग्रेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। आपको आज़ादी है किसी भी रिलीजन के अफेयर्स को मैनेज करने की, यानी कोई भी एक्टिविटी आप अपने रिलीजन के लिए कर सकते हैं जो कि रिलीजन आपने फॉलो किया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू पे टैक्सेस। आप को फ्रीडम है कि आप उस टैक्स को मतलब पे कर सकते हैं फॉर योर रिलीजन, ठीक है। एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और किसी भी रिलीजन को आप प्रमोट कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की, और आप कोई भी धर्म की मतलब पूजा याचना कर सकते हैं इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और किसी एजुकेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल वगैरह है तो वहाँ पे भी आपको फ्रीडम है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया है, ठीक है। आर्टिकल 29 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में कुछ माइनॉरिटी है, ठीक है, माइनॉरिटी ऑफ सेक्शन है, तो उसके ऊपर क्या है कि मतलब बहुत लोग मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका जो है प्रोटेक्शन, उनके लैंग्वेज का प्रोटेक्शन और उनके कल्चर का प्रोटेक्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सेकंड है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब कुछ माइनॉरिटी ग्रुप है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहे तो वो फ्री है, ये खोल सकते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉट सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट जो आता है हमारा वो है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में क्या है दोस्तों, इन सभी राइट, अगर ये सभी राइट अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी राइट आपका वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि हमारा ये राइट वायलेट हो गया, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, ठीक है, अपील कर सकते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर राइट जो है वो वायलेट हुआ है। तो आर्टिकल 32 जो है और ये लास्ट राइट जो है ये प्रोटेक्ट करता है सारे फंडामेंटल राइट को, ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी इसे वायलेट नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। ऐसे
लॉ नहीं ला सकती जिससे कि लोगों के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो, या फिर कोई भी इंडिविजुअल दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे कि दूसरे व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट होता है। अगर वॉयलेट होता है तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं कि आपका राइट जो है वो वॉयलेट हुआ है। सो यहाँ तक जो है हमारे सारे फंडामेंटल राइट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जो कि पार्ट 3 में आता है। आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताया था कि पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट, और ये जहाँ भी लिखे हुए हैं वो बेस ऑफ राइट है। सो आर्टिकल 14 से 32 लास्ट वाला था जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो, ठीक है। राइट टू 14 से लेकर और 32 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो फंडामेंटल राइट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 जो है उसे इलेबोरेट करते हैं। तो आर्टिकल 32 के अंदर हबीज कॉर्पस, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है कि टू हैव द बॉडी, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने मतलब ले जाना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी मतलब पुलिस थाने वगैरह होते हैं तो 24 घंटे के अंदर कभी कभी जो टू हैव द बॉडी जिसने डिटेन किया है, जो डिटेन हुआ है, ठीक है, वो कभी कभी कोर्ट के पास नहीं जा सकता, ठीक है, उसे नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इसके तहत अगर राइट का वॉयलेशन हुआ है किसी पर्सन का तो हबीज कॉर्पस रिट इशू जारी किया जा सकता है। सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है और वो लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर क्या होता है कि वहाँ पे जो शिक्षा होती है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम नहीं दी जाती, ठीक है, उसमें काफी लेट होता है। तो और काफी सारे ऑफिस ऐसे होल्ड होते हैं कि मतलब ऑफिस में बैठ गए और वो काम टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, तो लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, जो पब्लिक ऑफिस में बैठा है वो लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो मैंडेमस रिट जारी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों का जो राइट होता है वो वॉयलेट होता है। थर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में जो लोअर कोर्ट होता है वो अगर अपने ज्यूरिडिक्शन से ऊपर की अथॉरिटी अगर पावर अपना यूज कर रहा है तो उसके खिलाफ हम प्रोहिबिशन रिट इशू जारी कर सकते हैं। फोर्थ है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में क्या होता है? क्यू वारंटो में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है और वो इलीगल तरीके से कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हुआ है, तो उसके खिलाफ तो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है तो उससे क्या होगा कि दूसरे का फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट होगा, और इसके तहत हम क्यू वारंटो रिट इशू जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और लास्ट है सरसरी।